जय माता दी। जय माता दी। सत्संग में हम लोग आज नए सेटअप में बैठे हैं और हम अपने उस कैंपस में बैठे हैं जहाँ से हम काम भी करते हैं। तो आज हम अपने कन्वेंशनल स्टूडियो से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ रवीश हैं। हम चर्चा करेंगे स्कूलिंग को इम्प्रूव करने के बारे में और किस तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और स्कूलिंग को ख़ास तौर पे हम लोग बेटर बना के एक बहुत बड़ी सर्विस टू कंट्री कर सकते हैं। तो रवीश, बात करना ज़रूरी हो गया। मेरे को लग रहा था कि हम बात अगर नहीं करेंगे तो कहते हैं ना, साइलेंस भी कई बार गलत होता है। तो जिस तरीके से इंटरनेट ने हमें मौका दिया, सोशल मीडिया में जाके हर आदमी बात कर रहा है, उसका कारण यह है कि आदमी पहले भी बात करना चाहता था। माइक था, एक लीडर बोल रहा है और लाखों लोग सुन रहे हैं। वो लाखों लोग कभी माइक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन ईश्वर ने कृपा की। टेक्नोलॉजी एक इवोल्यूशन का पार्ट है। मैं कह रहा हूँ बैलगाड़ी से स्टार्ट करो, व्हील भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट था और करते करते हम सेमीकंडक्टर्स तक पहुँच गए और आज हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके उस आदमी को भी सुन पा रहे हैं जो आज शायद आज से पहले पॉसिबल नहीं था। एक मोबाइल वो ले लेता है, अपना अकाउंट बनाता है और उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाती है, बोली जाती है। बेशक एग्री करे ना करे, बट उसका बिहेवियर सामने आता है। बेसिकली ऑल टुगेदर ये एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है टू नो ह्यूमन बिहेवियर एंड टू अंडरस्टैंड लाइफ, कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल देख पाते हैं अगर हम लोग ओपन अकाउंट्स को कर पाएँ। अगर आज इंटरनेट पे जाके कुछ वेबसाइट्स अपने अकाउंट्स ओपन कर दें, अगर हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मैं स्कूलिंग से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि स्कूलिंग का सारा काम इसी के आगे पीछे होता है ना। अगर हम इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं और भी जो हमारी सोशल मीडिया की जो जर्नल साइट्स मानी जाती हैं और उन अकाउंट्स को ओपन कर पाएँ जो हिडन है, प्राइवेट है, तो हमें बस 70 करोड़ के करीब अकाउंट्स होंगे दुनिया में या ज़्यादा होंगे? नहीं, ज़्यादा होंगे। भारत में तो 70 करोड़ के करीब कहा जाता है। भारत में उतने हैं। तो पूरी दुनिया में कितने होंगे? आप लगा लिए 600, 500, 400-500 करोड़। इट मीन्स कि अगर हमने एक जर्नल आउटलुक देखनी हो लोगों के बिहेवियर के बारे में, तो हम एक उसकी पूरी, मुझे लगता है, कैटेगराइज कर सकते हैं। लोगों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख के हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि आम लोगों में कितने किस्म की सोचों के लोग हैं। क्योंकि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते देख रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये संस्कार खराब कर रहे हैं, हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इस माइंड के लोग हैं। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये हो पा रहा है कि हम उनका हिडन पर्सनैलिटी देख पा रहे हैं, जो पर्सनैलिटी उनकी शायद कभी पब्लिक में नहीं ओपन होती, हमें नहीं पता लगती। ये मेरी आपको नहीं पता लगेगी, लेकिन जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि हमें एक प्राइवेट अकाउंट करने का मौका मिलता है तो उस कम्युनिटी के सामने हम ओपन हो जाते हैं कि ये हमारा मन है, ये हमारी ख्वाहिश है। इन्हीं चीज़ों को हेल्प लेके हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, स्कूलिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए एक बेस बन जाएगा, एक स्ट्रेटजी बनाने का और कैसे दुनिया में आगे लेके जाना है। बिकॉज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें रवीश, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जो लोग मुझे सुनेंगे उनको भी मैं चाहूँगा कि वो अपने अपने लेवल पे सोचें। हम कामयाब भी हुए हैं एज ए ह्यूमन और हम फेल भी हुए हैं एज ए ह्यूमन। क्यों फेल हुए मैं बताता हूँ। अगर क्राइस्ट को वेस्ट में क्रूसीफाई किया गया तो आज उस क्रूसिफिकेशन को हम मानते हैं गलत हुआ था। क्राइस्ट अगर दुनिया में ज़िंदा रहते, ओपन नहीं, वैसे तो हम कहते हैं वापस आ गए थे, वो सब एक मिथ्स है। मैं पास्ट में इतनी जाने की ज़रूरत ही नहीं ना। हमें देखना मैंने अपनी लाइफ स्पैन में क्या देखा, मैंने अपनी लाइफ स्पैन में क्या देखा, या रवीश शांडू ने अपनी लाइफ स्पैन में क्या देखा। तो जो क्राइस्ट को अगर हम एग्जाम्पल मान लें तो वेस्ट में उनको क्रूसीफाई किया गया। उसके बाद जितने भी हमारे प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स आए जिन्होंने ह्यूमैनिटी को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की एट द टाइम व्हेन दे वर ऑन द प्लैनेट, उनके साथ बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट तो बाय एंड लार्ज नहीं किया गया। और यही हम भारत की जब सभ्यता की बात करें तो राम और लक्ष्मण आइसोलेटेड थे और रावण के पास पूरी सेना थी। आज भी अगर हम देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, ना ही हम किसी की नुक्स निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि हर किस्म के लोग हर एक एरा में हैं। अब तुम्हारा एरा शुरू हुआ जब तुम बर्थ हुई, मेरा एरा शुरू हुआ जब मेरी बर्थ हुई, पर समय उसके पहले भी है और हमारे बाद भी होगा।
तो जो हम लोग इस दुनिया में आते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो हमसे पहले भी ये दुनिया है, हमारे बाद भी होगी। ऐड ऑन करना ना इसके अंदर, या इसके बेनिफिट लेना है या इसको बेनिफिट देना है। कुछ लोग इस माइंडसेट से आएंगे, कुछ लोग होंगे जो अलग से माइंडसेट के होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि जो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प ये कर पा रही है कि हम बहुत बड़ा सैम्पल टेस्ट कर पा रहे हैं इससे ह्यूमन बिहेवियर के साथ। कंट्रीज़ के बीच में आज भी जंगें हैं, घोड़ों से लड़ना शुरू किया था, तलवारों से शुरू किया था, टेरिटरी से, आज एटम बम तक आगे। हो सकता है हम सैटेलाइट वॉर शुरू हो जाए कि हमें क्या करना है, किसी पे अटैक करके लैंड लेके उसका स्पेस जो है उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लो, जो उसकी स्पेस की बाउंड्रीज़ हैं उसको ऑक्यूपाई कर लो, उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दो। तो जो मूवीज़ में इमेजिनेटिव वर्ल्ड में इंसान ने आज से 20-30 साल पहले इमेजिन किया होगा स्टूडियो में बैठ के, आज वो रियल शुरू हो गया है। कंपनी सैटेलाइट छोड़ रही हैं, प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट छोड़ रही हैं, तो ऊपर इतना, जिसको हम बोलते हैं ना, एक ट्रैफिक बन जाएगा सैटेलाइट्स का, जिस ट्रैफिक्स की वजह से अपने कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, हमें उसको बीच में नहीं जाना है। हमारा ये मकसद है कि अगर हम लोग इतना ज़्यादा अवेयर होके भी लड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा अवेयर होके भी हम इन्वायरमेंट की सेंसिटिविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। हम 200-250 करोड़ की पॉपुलेशन से बढ़ते बढ़ते 800-850 करोड़ की ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। धरती तो बड़ी नहीं है ना, धरती तो उतनी है। तो इन सब का जो बेस है वो क्या है, इस पूरी धरती के लिए एक एजुकेशन सिस्टम, कि जो भी लोग इस दुनिया में आए उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जिस एजुकेशन से वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करें और वो लोग एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बहुत खुशी की बात है, पॉपुलेशन बढ़नी भी चाहिए। हमारी धरती के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके ऊपर पहले काम हुआ हो कि रिसोर्सेज डिवाइड किए जाएं एज पर पॉपुलेशन, ना कि एक देश है अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और एक देश की कम हो रही है तो ये डिस्कशन का टॉपिक बन सकता है। भाई आप उसको कह रहे हो नहीं जी नहीं, हम 10 कनाल में एक ही बंदा रहेगा, तू 5 कनाल में 500 रख, और फिर उसको बोलो कि तू पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ ले जा। तो ये तो मुझे कोई समझ में नहीं आती है कि क्यों ऐसी थॉट प्रोसेस है। ग्लोब सबका है। पुराना वक्त में अगर मार्केटाई करके करते थे तो आज डिस्कशन डिबेट से कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एजुकेशन हमारी एक्चुअल में चाहिए ना, ब्रॉडर प्लानिंग वाली, उसकी ज़रूरत है। और ये जो मीडिया हमारे पास है, ऐसे डिस्कशंस, लेकिन फिर ये देखना है कि कितने लोग इसके लिए वॉलंटियर करते हैं, कितने लोग एनवायरनमेंट के लिए वॉलंटियर करते हैं। अभी कुछ चीज़ें दिखाई जा रही थी कि पब्लिक अटेंशन लेने के लिए तो वॉलंटियर करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते। तो सच जो है ना, ये टेक्नोलॉजी ला रही है डिस्कशन डिबेट में। मेरा आपसे डिस्कशन करने का मतलब ये है कि स्कूलिंग कैसे इंप्रूव की जाए, नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग ऑफ यूरोप, आई एम टॉकिंग ऑफ एशिया, आई एम टॉकिंग ऑफ अमेरिका, आई एम टॉकिंग एवरी बिग एंड स्मॉल कंट्री। बिकॉज ह्यूमन तो धरती पे एक जैसी सोच लेके आया ना, तो हमारी नॉलेज वहाँ जाए, उनकी हमारे पास आए, और हम लोग कम से कम भारत से शुरुआत ऐसी कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया को फ्यूचर दिया था। तो भारत से हम ऐसी सोचें ला सकते हैं, और जो प्रैक्टिसेस हमारे आगे पीछे की जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो जॉइंटली की जाएं। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं पहले हम आए कि स्कूलिंग इंप्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जो लार्जर हमारे गोल्स होने चाहिए स्कूलिंग के। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे मेजर चेंज मैं देखूंगा, जो पहले के ज़माने का एजुकेशन था और आजकल का एजुकेशन है, इसमें एक मेजर चेंज मुझे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये दिखती है कि एक्सेस टू नॉलेज जो था वो लिमिटेड था पहले के ज़माने में। आज के दिन चैट जीपीटी एआई का ज़माना है, आपके पास कोई भी नॉलेज आप चाहते हैं, कोई भी जानकारी, कोई भी बुक, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। पहले के ज़माने में, आज से मैं 20 साल 30 साल पहले की बात करूं तो हम निर्भर थे किताबों के ऊपर। वो किताबें कहीं पहुंच पाती थी, कहीं नहीं पहुंच पाती थी, कहीं मिलती थी, कोई दूर दराज के इलाके होते थे, गांव, जो जम्मू की बात करें अगर, तो पहाड़ी इलाके, जो दुर्गम इलाके थे, वहाँ पर वो नॉलेज नहीं पहुँच पाती थी, शहर में थोड़ी सी मिल जाती थी। तो ये एक मेजर चेंज है जो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। दूसरा जो चेंज है वो है कनेक्टिविटी का। पहले ज़माने में अगर आपको टीचर से ज्ञान लेना था, आपने समझनी थी चीज़, तो आपको फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट होना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जूम जैसी कंपनी एक है कि जो आपको घर बैठे आपको अपने टीचर के साथ जोड़ती है और आप पढ़ाई अपनी बढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें
मैं देख रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आज के हमारे जो सिस्टम है, सारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इसका यूज़ नहीं किया गया है अभी तक। यूज़ में इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है। देखिए इससे होता क्या है, इससे जो अनड्यू निर्भरता है एक ट्यूशन वाले सिस्टम के ऊपर, एक ट्यूटोरियल के ऊपर, जो अनड्यू हमें जो आम पेरेंट को बिकॉज ऑफ हिज एंग्जाइटी उसको डिपेंड होना पड़ता है, उसकी अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुनियोजित तरीके से अगर आप इन दो चीज़ों को जोड़ लें कि आप अपने बच्चे को डिजिटल मीडिया के थ्रू आप उसको नॉलेज भेज पाएँ और उसका कुछ टाइम और कुछ एनर्जी वेस्ट सेव करने के लिए आप उसको ऑनलाइन पढ़ा पाएँ, तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो चीज़ें हम मिस आउट कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक डिजिटल बोर्ड नहीं है कि डिजिटल बोर्ड आ गया तो आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, आपने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। लेकिन एक्चुअल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको जो एजुकेशन का जो बिल्कुल रूट ऑफ एजुकेशन है कि एक्सेस टू नॉलेज एंड इम्पार्ट नॉलेज टू द किड, टू द स्टूडेंट, इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। मैं काफ़ी देख पा रहा हूँ, देखो सरकार ने कहा जब 2020 NEP 2020 में आया, उसमें भी काफ़ी हद तक वेगली बात की गई थी कि टेक्नोलॉजी को हम साथ रखेंगे, लेकिन कोई डायरेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं थी कि आप किस तरीके से करेंगे। उसमें भी सिर्फ डिजिटल बोर्ड्स और इस टाइप तक ही बात थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होगा एजुकेशन के लिए। देखिए आपको बच्चे का समय बचाना है, हम जानते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आपके थ्रू कितने स्टूडेंट आपने देखे हैं। जो सेल्फ स्टडी है वही दैट इज़ द रियल की, जो असली की है, जहाँ पर असली ब्रेन में स्टोर होती है चीज़ें और वो एग्जाम में निकलती है, वो सेल्फ स्टडी है। तो टेक्नोलॉजी से सबसे पहले आपको टाइम बचाना है बच्चे का, ताकि वो सेल्फ स्टडी पे फोकस कर पाए। फिर वो एक जो 2 बार ले रहा है एक ही चीज़ कि भाई आपके पास एक टीवी है, आप 2 कनेक्शन थोड़ी लेंगे कि एयरटेल का DTH भी लेंगे और टाटा का भाई टाटा स्काई भी लेंगे। तो वो जो 2 बार एक चीज़ को कर रहे हैं, उससे उसका आधा टाइम बच जाएगा कि एक ही जगह उसको स्कूल के अंदर ही उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो ये इस चीज़ का होना बहुत ना बड़े अच्छे पॉइंट्स पे बात की, मैं उधर ही आना चाह रहा था। आपने ओवरऑल स्कूलिंग के, जब ग्लोबल स्कूलिंग की हम बात करेंगे तो पहले इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा कि भारत में स्कूलिंग कम अच्छी होती है, अमेरिका में अच्छी होती है, लंदन में अच्छी होती है, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्सेस जो हमें परेशान कर रहे हैं। तो हम पहले सीधे आ जाएंगे जो हमने अभी लेटेस्ट तरीके से देखा। एक कुछ लोग हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम जब भारत में अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो एक ऐसा हम एजुकेशन सिस्टम देंगे जो उन्होंने चलाया हुआ था, जिसमें वो चंद लोगों को एक्सेस देते थे, उनको यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ से उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन आज तक भी हमारी कोर में जस्टिस नहीं कर पा रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप में ग्रास रूट लेवल पे जस्टिस होना पॉसिबल नहीं है, और आज भी हमारे पास कोई मॉडल नहीं है उसको करने का। अगर हम ब्रिटेन का मॉडल फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका कॉपी हमें यहाँ मिला, हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। एक साइड करते हैं। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम में के ऊपर कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी अपना दिया हमें, जो उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है और ग्लोब को तो कर ही नहीं सकता है। तो उस एजुकेशन सिस्टम का एक बुरा वर्जन क्या आ गया कि हमने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है उनको, इंडियन सर्विसेज के नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से उन्होंने अपने लिए ऑफिसर्स लाने थे और इंडिया से टैलेंट लेके गए। हमने इनको कंट्रोल करना है, ब्यूरोक्रेसी चाहिए हमारे को, हमें सर्विस नहीं चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो कंट्रोल करेगी अपने हिसाब से। देन उनको चाहिए थे आर्मी के लोग, उन्होंने वैसे स्ट्रक्चर बनाए। हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, बट उन्होंने इंडिया पे गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव था कि 30 करोड़ लोगों को हमने कैसे एडमिनिस्टर करना है, हमने उनको अच्छी लाइफ कैसे देनी है इंपॉर्टेंट नहीं, और हमने कैसे इनको अवेयर किए बगैर इनके रिसोर्सेज यहाँ से शिप आउट करने हैं। हिस्ट्री का वर्जन लेना ज़रूरी है। आज का वर्जन क्या है? आज वर्जन ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो टोटली नॉन, जिसको बोलते हैं ना, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, क्योंकि हम बड़ा रॉ वीडियो शूट कर रहे हैं, हमने कोई सामने कोई स्क्रीन नहीं चला रहे हैं। इट्स अ नॉन फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बना चुके हैं उसको हम कि 14 लाख स्कूल बना दिए। और आज भी मैं देख रहा था कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जिनको व्यू किया जाता है, वो आज फिर स्कूलों को गालियाँ दे रहे हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल के नाम पे उसको गाली गलौज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल ने गलत किया, मैंने कहा प्राइवेट स्कूल को आप डिवाइड करो बाय नेम।
आप जब स्कूल जोड़ रहे हो ना साथ में, तो आप एक बहुत बड़ी भीड़ का विश्वास स्कूलिंग से ख़त्म कर रहे हो। स्कूलिंग को इम्प्रूव करना, स्कूल को आप गुरुकुल बोलो, स्कूल को आप 1-to-1 बोलो, स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट, जहाँ से हर ह्यूमन को पढ़ना। आज भी पूरे ग्लोब में ये चैलेंज है कि सब बच्चे एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। एजुकेशन मतलब बेसिक हाइजीन, एक्सेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिंदा रहने के लिए उसको बेसिक स्किल्स जो चाहिए एक इंसान को। क्योंकि बहुत सी आबादी आज भी अमेज़ोन के जंगलों में ऐसी होगी, जो ह्यूमन तो 2025 में पैदा हुए, लेकिन वो एक्सेस शायद 1800 कुछ का भी नहीं ले पाए हैं आज तक। तो मेरा ये कहना है कि जैसे स्कूलिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे को ये समझना कि ख़राब कैसे हो रही है। ब्रिटिशर का मॉडल ख़राब था, लेकिन फिर भी वो इतना बुरा नहीं था जितना आज हो गया। आज क्या बुरा हुआ, क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी पिक्चर को जो है ना देखना बंद कर दिया। और मीडिया क्या गलत कर रहा है, आज मैं सुबह एक वॉच कर रहा था, एक इंसान का 2 लाख व्यू है, उसका नाम नहीं मैं लूँगा उसका। उसने क्या किया, उसने कहा स्कूलों में ऐसा हो रहा है, फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है। स्कूल का मतलब फ़ीस आ गया। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स ने क्या किया। एक स्कूल ने तो फिर भी परमिशंस ली, मैनेजमेंट कमेटी बनाई, उसमें प्रोफेसर्स आए, टीचर्स आए, बीएड आए, एमएड आए। आप जो ये वीडियो बना रहे हैं, आपका कोई ऑडिट नहीं है, आपका टावर 10 बाय 10 मरले की जगह पे किसी राजेंद्र नगर में खड़ा किया गया है। आप एक जिसको बोलते हैं ना कि यू आर मोर बिहेविंग लाइक अ लॉलेस पर्सन, जिसको कोई रूल नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। और कमेंट आप किस पे कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो एक पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर, जिसने आपकी पूरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और वो क्या कह रहा था कि जो कोचिंग है वो एक सलूशन है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कोई कोचिंग मुझे भारत में बताओ जिसने 11th-12th के लिए फ़ीस अपनी 1 लाख रुपए से कम रखी है। और आज तो ये हालत है कि किसी को कोई काम नहीं मिलता है ना अगर करने में, वो खुद ही पढ़ाना शुरू कर देता है। रवि सर, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरी ब्लेसिंग है कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ। मेरी मदर भी बीएड है, बीएड, मेरे पिताजी भी एमएससी बीएड थे। हमारे स्कूल में जिन्होंने हमारे स्कूलों को चलाया वो सब लोग इस एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट बने, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए, और उनके साथ रह के मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा। मैंने क्या ऐड किया, सिंस आई वॉज फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन का फ़ायदा किस में उठाया कि जो तुम कह रहे हो ना कि उस प्रोसेस को टेक्नोलॉजी का इंटरफेस बनाना था, वो मैंने बना दिया 96-97 में। लोगों को लगा मैंने स्मार्ट वर्ड कहीं से लाया है। मैंने स्मार्ट वर्ड लाया था कि टेक्नोलॉजी इंटरफेस देना है इसको, कि एजुकेशन के प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके जाना है। जब ये ऑनलाइन का बूम आया, या ये एडुकॉम कंपनी थी एक जिन्होंने डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाए, मैंने उनको यही कहा कि आप टेक्नोलॉजी को एज ए टूल ला रहे हो, टेक्नोलॉजी एज ए सोर्स आनी है, टेक्नोलॉजी एज ए सोल्यूशन आना है। तो आपने इतना पैसा उसका बढ़ा दिया, उस कंपनी ने लाखों करोड़ की अपनी एम्पायर खड़ी कर दी, गुड़गांव में रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। द सेम इज़ डन बाय द प्रेजेंट कोचिंग सेंटर्स एंड द कोचिंग माफिया, जिसको मैं बोलता हूँ अक्सर, कि इन लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लुकूना निकाला कि गवर्नमेंट ने जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन, एमएससी, एमए, उसको इरेलीवेंट कर दिया और हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए उन्होंने एक एंट्रेंस लाया। और एंट्रेंस को हम तैयारी कराएंगे, और एंट्रेंस का सिलेबस जो है कहने को तो वो आता है एज़ पर बुक्स, लेकिन उसके फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि अलाइन नहीं करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के साथ। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल उन्होंने बना लिया। और उसके साथ क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो ये हो रही है, हर आदमी जो है उस भीड़ का हिस्सा बन के अपने आप को सोच रहा है कि मैं उसका पार्ट बन गया हूँ, मुझे मिल जाएगा रिवॉर्ड। लेकिन होगा नहीं ऐसा। होगा क्या, वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे, वो रिजेक्शन का पार्ट बनेंगे। और वो रिजेक्शन ऐसी होगी जो समाज में दिखेगी। और उस प्रोसेस के वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स हमें मिल रहे हैं, आज मिलना शुरू हो गए हैं, जो इनसिग्निफिकेंटली क्वालिफाइड है। जैसे ऑल इंडिया रैंक का मैं वीडियो देख रहा था, जैसे मैं इस कोचिंग सेंटर का वीडियो देख रहा था, कह रहा था जी स्कूलिंग ख़राब है, कोचिंग अच्छी है। तो मैंने उसकी फ़ीस ही देखी जो बोल रहा था। मेरी भी देखो, आई चार्ज फीस, आई हैव गॉट द प्रोसेस कि मैं इस फीस के साथ क्या करता हूँ, कितने मुलाजम इससे सैलरी लेते हैं, कितने इसमें कमरे हैं, कितने कमरों के हम काम करते हैं, और कितने % हमारे को जो अलाउड है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम खर्चते हैं, कितना टैक्स, कितना जीएसटी पे करते हैं, और कितना हमारा एक्चुअल बच्चे पे एक्सपेंडिचर आता है। और ये जो हम अपना इंटेलेक्ट लगाते हैं, ये हम देश की सेवा कर रहे हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस है, वी वांट टू गिव इट टू द वर्ल्ड, नॉट ओनली टू द कंट्री बट टू द वर्ल्ड।
वो भाई साहब सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म करके शो डाल रहे हैं। और बाद में वो क्या करेंगे, क्योंकि शो डालने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप एक वल्गैरिटी वाली वीडियो डालो, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ये वाले हमारे जैसे शोज़ के व्यूज़ कम आएंगे। लेकिन चाहते आप भी यही है कि आप बेशक वो शो बनाएं, बट आपका जो नोन बंदा हो, ना आपके मम्मी, ना आपके पापा, ना आपका भाई, ना आप खुद सब कुछ करें, बेटा भाई कोई कुछ ना करे। तो वही चीज़ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये स्कूलिंग से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेट करके ही चलेगा। और जो नौकरी देने का प्रोसेस है, इसको ही डिवाइन करना पड़ेगा। तो वो मुझे आज का एक इंसिडेंट मैंने देखा कि हमारे गाँव में एक बच्चा है, उसके फादर सूबेदार है, वो कोटा पहुँच गया। कोटा पहुंच के वो गलियों में घूम रहा है। मैंने कहा सर इसने आईआईटी करना है। तो मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया, मैंने कहा यार ये इंटीग्रेटेड नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोगों को बीटेक शायद होनी नहीं चाहिए आज के सिनेरियो में जो मैं देख रहा हूँ। दे शुड स्टार्ट देयर फर्स्ट कोर्स फ्रॉम पीजी रिसर्च इनटू टेक्नोलॉजी सो दैट दे डिलीवर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। अगर पिछले 50 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स ने सिर्फ कोचिंग सेंटरों को बढ़ने में मदद की और एक्चुअल टेक्नोलॉजी में रिसर्च करके कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो सारी वेस्ट हो गई। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास आज अपना भारत से, आईआईटी से, किसी भी आईआईटी से बना हुआ एक मोबाइल तक नहीं है, चलो मोबाइल छोड़ो, एक मशीन ऐसी नहीं है जो इस लेवल की हमें टेक्नोलॉजी बना के दे दे, तो हमारे पिछले 50 सालों में क्या रिसर्च किया? रिसर्च इंस्टीट्यूट थे ना ये इंडिया लेवल के, और मकसद यही था इनका। तो ये कारण पता लगा कि ये करने लगे 90s के आते आते कोचिंग आ गई। एक ऐसा बच्चा आ गया ट्यूशन लेके जिसके माइंडसेट में था आई हैव टू रीप रिजल्ट्स। साइंस का मुझे लेना देना सिर्फ इतना ही है कि मैंने नौकरी करनी है गूगल में जाके। उसके लिए ये नहीं था कि मैंने भारत के लिए रिसर्च करनी है। और वो रिसर्च कब करता? जब वो प्रोसेस से गुजरता। उसने रिसर्च कैसे की? उसने सीट निकाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ एग्जाम को क्वालिफाई करके, जिसके लिए उसको इतना ग्लैमराइज किया गया। उसको मर्सिडीज गिफ्ट मिल गई, उसको करोड़ों रुपए का तनख्वाह मिल गई, उसका 25 लाख का पैकेज दिया। और किसने दिया? उन्होंने दिया जिन्हों को उस एक एडमिशन ने 25 करोड़ का प्रॉफिट दिया, 25,000 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। डीपीएस के बारे में बोला जाता है कि भाई बड़ी फीस ले ली उसने जी, जुल्म हो गया, हमारे बच्चे से ज़्यादा फीस ली। मैंने कहा कितनी ली? इट इज़ फॉर लेस देन व्हाट यू पे टू इंस्टीट्यूट इन कोटा। एंड देयर डीपीएस फिर पास कराएगा, 33% के साथ सर्टिफिकेट देगा एज ए स्कूल। उधर 90% चांस है फेल होने का। चांस क्या, होना ही फेल है, रिजेक्शन ही है। और यू विल नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट, यू कैन नॉट राइट कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी। प्रोबेबिलिटी इज 95%। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं भारत में, एक और हमें देखना पड़ेगा। रवीश, बात करूँगा आज मैं, मेरा मन है बात करने का, वो ये है कोई भी क्राइम आप करोगे ना, होने देंगे उसको क्राइम, फिर एक दिन किसी की नज़र पड़ेगी तो वो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। हम किसी भी बात करें ना, ओपन, यू कैन डू ओपन क्राइम्स इन इंडिया, क्योंकि लोग जो हैं वो भारत के लिए एकदम इमोशनल ही नहीं है। स्वाय भारत माता की जो इंडिया मैच जीते। मुझे दर्द होती है एज ए पर्सन कि मेरे भारत पे लाखों करोड़ का कर्जा क्यों है। मुझे पेन होती है ये, इट पेन्स मी। हमारे 14,90,000 स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोटा के 4 स्कूल पढ़ाएंगे। और मैं आज चाहता हूँ ये बात करना कि कोचिंग्स को हम क्यों रहने दे रहे हैं। आईआईटी जेईई कोई मॉडल दे देना स्कूलों को कि हमने बच्चे लेने हैं भाई बीटेक में आपसे, आप हमें ये बच्चे तैयार करके दे दो। कर ले 10,000 स्कूल अडॉप्ट, ले ले फंडिंग सीएसआर से। वो क्यों चाहती है कि महेश्वरी इस पर काम करे, वो क्यों चाहता है कि फलाना टीचर काम करे। फिर मूवीज़ वालों को भी इसमें, मतलब थोड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आपने मुगलों को देश बेच दिया। आज अपना एजुकेशन सिस्टम आप स्टॉल होने दे रहे हो। और फिर मैंने आज एजुकेशन को बहुत करीब से मैंने डिसाइड किया, अब सारी दुनिया के ये लोग लेफ्टी मेरे खिलाफ हो, मुझे नहीं परवाह इन लोगों की, बट मैं इनको एक्सपोज करूँगा। भारत की एजुकेशन सिस्टम जो है इट इज़ हाईजैक्ड एंड इज हैक्ड सिस्टम है, और पूरे वर्ल्ड का ही हैक कर चुकी है ये। अब ट्रंप की बात हम करें, उसने क्यों बोला हार्वर्ड में लेफ्ट सेंट्रिक जो है फंडिंग बंद करूंगा मैं? सोर्स ही उधर से आ रहा था। आज आपकी क्वालिफिकेशन का हार्वर्ड की रिसर्च है। अगर हार्वर्ड की रिसर्च ही नॉन कैलकुलेटिव है और नॉन कंक्लूसिव है
तो हार्वर्ड में ठीक किया ना, बिल गेट्स बाहर आ गया। तो आज बिल गेट्स अगर हार्वर्ड से पूरा पढ़ के आता तो शायद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट खड़ी नहीं करता, वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर बातें कर, डिप्लोमेसी टॉक्स कर रहा होता। ही क्रिएटेड अ कॉमन कंप्यूटर, ही क्रिएटेड अ सिंपल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एंड ही इज़ नॉट क्रिएटेड, ही इज़ क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से एक आम आदमी कंप्यूटर के साथ आइडेंटिफाई कर पाया। और माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें मिल गया, इसी तरह गूगल मिला। तो ये हार्वर्ड का अगर फंडिंग बंद की गई है तो भारत में हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? और क्या हम चाहते हैं कि पूरा कोलैप्स कर जाए सिस्टम, इनसिग्निफिकेंट भीड़ आ जाए सड़कों के ऊपर, और फिर हम बोलें जी भारत के पास मैन पावर थी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो चाइना के ऊपर हम जब जाते हैं तो पता लगता है कि चाइना ने सख्ती के साथ कोचिंग सेंटर बैन कर दिए, प्राइवेट ट्यूटोरियल बैन की। उसने कहा इट इज़ अ प्योर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन माई सिटीजन्स, क्योंकि अगर एक बच्चा पर्सनली कोच करके आ रहा है और एग्ज़ाम कॉमन दे रहा है तो ये दूसरे बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो ये नहीं कि उसको मिलनी चाहिए। उसने कहा कि इसने एक्सेस लिया है, हमें नेचुरली टैलेंटेड बच्चे चाहिए, हमें फोर्स अपॉन करके ट्रेनिंग लेके आके प्राइज लेने वाले बच्चे नहीं चाहिए। वो रिसर्च नहीं करेंगे, वो हार्डवर्क नहीं करेंगे, वो प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, वो बेसिकली ऐसी सोल्स बन जाएंगे जो सिर्फ देखेंगी कि हमें प्रॉफिट रीप कैसे करना है। और प्रॉफिट रीप लेने के लिए देयर इज ऑलवेज ए शॉर्टकट। सबसे ज़्यादा धंधा लॉटरी का चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा ऐप्स वो बिक रही है ना। मैं हैरान हो गया, मैंने एक दिन ऐप खोली, उसमें आया था जी तो मैं एयर होस्टेस हूँ, मुझे जगदम पैसे मिल गए। मैंने सोचा कोई पता नहीं इसको कोई रिसर्च किया होगा इसने, आगे पता किया वो एक ऐड थी और पूरी शक्ल बनाई है जैसे हिंदुस्तान टाइम की या न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ होती है। तो मैंने हैरान हो गया, मैंने कहा इफ़ दिस इज़ हैपनिंग और हम लोग शांत करके बैठे रहेंगे तो हम अपनी नज़रों में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया मैं और तू बैठेंगे, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो स्कूलिंग सिस्टम, पूरे ग्लोब में एक स्कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो उन मुद्दों को ज़रूर सामने लाए। एक तो एम्प्लॉयमेंट नेचुरली ज़िंदा रहना है, स्किल्स, दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में सिटीजन्स को पता हो कि हमारे लिए हमारा देश, हमारा पड़ोसी कितना ज़रूरी है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। आज हमारे पड़ोसी हमसे लड़ रहे हैं भारत की अगर हम बात करें, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और भारत में आपस में एक स्टेबिलिटी की बात चले और स्कूलिंग इनकी अच्छी हुई हो, एजुकेशन अच्छी हुई है लीडरों की, तो ये पावर पॉलिटिक्स नहीं ना खेलेंगे, ये मैनेज करेंगे एक हिस्से को बैठ के, या नहीं? बिल्कुल। आज यूरोप आपस में लड़े नहीं ना रशिया के साथ, या कन्फ्लिक्ट्स नहीं ना हो। इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी 70 करोड़ लोगों को भारत में जोड़ पा रही है या कनेक्ट कर पा रही है, 400 लोगों को कनेक्ट कर पा रही है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी भी पूरी तरह हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं जिसके लिए किया जा सकता है। अब तो गूगल की हेल्प से हम लोग लैंग्वेज बैरियर से भी बाहर आ गए हैं। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ मिक्स में, तो कोई बंदा इसको जर्मनी में कन्वर्ट करके लगभग समझ सकता है क्या बोला गूगल की ऐप से। सबटाइटल नहीं, सबटाइटल्स भी आ सकता है दूसरे लैंग्वेज, मैं भी उसके सुन सकता हूँ क्या बोला। तो दिस क्लियर्स मैनी प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहले जो हमने अपने इंस्टीट्यूशन में किया वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा छोटा सा रोल भी नहीं प्ले कर पा रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ा मॉब जो है ना टैलेंट का, वो ये कोचिंग सेंटर्स अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं विद मुझे लगता है इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसको एक ही तरीका है। अब कोटा की अगर हम बात करें, इट्स अ हॉट प्लेट। कोटा में गर्मी होती है, आपने 5-6 लाख बच्चे 4 लाख उठाए कोटा में प्लेस कर दिए, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अगर हम देखें कार्बन फुटप्रिंट कितना आ रहा है उस वजह से उस पर्टिकुलर जगह का, तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एक जगह पे आपने एसीज ऑन कर दिए, मिनिमम 9 मंथ्स एसी ऑन होगा, उसकी बिजली की कंजम्पशन बढ़ी। ये सारे बच्चे अपने अपने रीजन्स में अपने अपने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बेसिक चीज़ें पढ़ के आईआईटी की तरह रेफर किए जाते बाय बिकमिंग द लीडर इन देयर ओन सब्जेक्ट। कि जो पूरे इंडिया के हमारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इकट्ठे होते और उनका एक कॉमन, आप मल्टीपल एग्ज़ाम लेते, मल्टीपल एक्सपोजर लेते, फिर जो उनमें से टैलेंट निकल के आता है जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कराने के लिए भेज सकते हो, तो शायद एक अच्छा मॉडल हम दे सकते थे। और इसी तरह ग्लोब का कि जब सारे यूनिवर्सिटियों से इंटरकनेक्टेड है, टैलेंट निकल के आता है बाहर और वो टैलेंट फिर पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सोचता है। फिर शायद हम मार्स पे जो कह रहे हैं हम कॉलोनी बनानी है, वो कलेक्टिव एफर्ट से जल्दी बन जाए, ग्लेशियर पिघलना बंद हो जाए, पॉपुलेशन को भी हैंडल कर दें, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी का हेल्प सिर्फ लें टू एक्सप्रेस
द हिडन पर्सनालिटीज़। तो फिर तो हम लोगों ने zombies ही बना दिए ना। वो zombies अभी आ रहे हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर सॉफ्ट कॉपीज़ के तौर पे, किसी दिन वो सड़कों पे आना शुरू हो जाएंगे, मैं दिख रहे हैं पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, जो कि एक हिडन हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए थी। हमारे अंदर का राक्षस हिडन होना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब वो कमरे में बाहर आना शुरू हुआ तो वो नेट पे आया। जब नेट पे आया उनको पता ही 10,000 लोग और हमारी तरह, तो सड़क पे भी आएगा। जब वो सड़क पे आएगा तो ह्यूमन का इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव नहीं होगा, नॉन प्रोग्रेसिव हो गया। ह्यूमन का इवोल्यूशन है कि वो ह्यूमन अपनी एग्जिस्टेंस एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठा और उसने ग्रेटर नॉलेज के बारे में सोचा, और उसी ग्रेटर नॉलेज का देन है हमारे प्रेजेंट देश। आज तुम मेरे यहाँ सेफ बैठे हैं, पुलिस है, सिस्टम है। ये क्यों है? क्यों हम आहिस्ता आहिस्ता एनिमल से ह्यूमन हुए, सोशल हुए, एक दूसरे की केयर करने लगे। नहीं तो इंसान इंसान को काट के क्यों नहीं खा सकता था? सड़क पे आज भी मैं गया सरोवर में, तो रास्ते में एक शीप को 4 कुत्तों ने काट के खाया था। इंसान अभी काट तो नहीं ना दूसरे को, क्योंकि ह्यूमन इवॉल्व हुआ। तो अगर किसी भी कंट्री में एवोल्यूशन हो रही है, कोई बेटर बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन से वहाँ पहुँच जाती है। तो मेरा ये कहना है, ये मेरा लोगों तक ये बात पहुँचाना है कि आप सब लोग मिलके, नहीं भी मिलना चाहते हो, व्यू तो दो कम से कम, आप बात तो करो। नहीं तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? जो ये लोग पैदा हो रहे हैं या हो चुके हैं, और जो आने वाले जनरेशन हैं, उन लोगों को हमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम देना है। हम नहीं कहेंगे पहले अच्छा था, पहले का ज़माना पहले, आज भी अच्छा है, लेकिन ये और अच्छा कैसे हो सकता है? कोचिंग भी शायद अच्छी होगी किसी टाइम पे, और कैसे अच्छी हो सकती है? लेकिन कोचिंग अगर ले रही है तो वो स्कूलिंग को रिप्लेस कर रही है, और वो स्कूलिंग को रिप्लेस करने के लिए प्रॉपरली तैयार नहीं है। वो सिर्फ रिप्लेस किसको कर पा रही है? प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम को, जो कि बड़ा छोटा पार्ट है एजुकेशन प्रोसेस का, और वो भी बड़े लो लेवल पे है उसकी वैल्यूएशन। उस वैल्यूएशन से हमें साइंटिस्ट नहीं मिलने। अभी मैं एक बात कर रहा था, 2012 का ऑल इंडिया टॉपर है जो एग्ज़ाम का, उसकी वीडियो मैं देख रहा था। उसमें वो कह रहा है कि मैं अभी ऑल इंडिया रैंक 1 था, मैं एक सिंपल गाँव का हूँ, और मैंने पढ़ाई शढ़ाई की, मैंने रैंक लिया, फिर सारे कोचिंग सेंटरों ने मेरे को बड़ा पब्लिश वगैरह कर दिया, सब कुछ हो गया, रातों रात मैं सेलिब्रिटी बन गया, मेरी होर्डिंगें लग गई। और नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करना, पेरेंट्स तक ये बात पहुँचाना। फिर वो क्या कर रहा है? ही बिकेम दी वन ऑफ द बैचलर्स इन एम्स दिल्ली, क्योंकि टॉपर था तो एम्स दिल्ली मिला। फिर उसने चंडीगढ़ पीजी से रेडियोलॉजी में किया। अब वो कह रहा है कि एवरेज जो सैलरी होती है रेडियोलॉजिस्ट की, वो 2 से 2.5 लाख रुपए स्टार्ट होती है, डिसेंटली 4-5 लाख रुपए उसको सैलरी मिलती है। और अब वो मेंटरशिप कर रहा है फॉर टेलिंग पीपल हाउ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मुझे इसके अंदर वो चीज़ है जो लोगों को नोटिस नहीं करते हैं, बट मेरे जैसे लोग करेंगे। अगर वो बच्चा इतना क्षमता का था, जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम में जिसमें 18-20 लाख लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की 11th-12th केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में, ही शुड हैव लैंडेड इन अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ही शुड हैव डन रिसर्च। क्योंकि जो रेडियोलॉजी उसने किताबें पढ़ी वो 20 से 15-20 साल पहले पब्लिश हुई होंगी। अब वो प्रैक्टिस करके कह रहा है जी मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया है चंडीगढ़ में ही, तो मैंने उधर से ही लाइफ गुजारनी है। व्हाट ही विल बी डूइंग? ही विल बी प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ही विल नॉट बी क्रिएटिंग एनीथिंग बियॉन्ड द रिसर्च ऑफ जर्मन टेक्नोलॉजी। सिटी स्कैन से बियॉन्ड चले जाते, कोई नए टेक्नोलॉजीज लाते, उसमें कंट्रीब्यूट करते, और उसकी इंडस्ट्री भारत में लगती, तो भारत ग्रेट होता ना। तो दिस इज़ व्हाट IIT, दिस इज़ व्हाट दीज एग्ज़ाम्स आर डूइंग, कि ये एक इंसान को एक ऐसी दुनिया में रवीज घुमा देते हैं कि उसका माइंड, अब वो बच्चा कर सकता था, उसने अपने आप को प्रूव किया कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ ऐसे एग्ज़ाम का, जो दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। उम्र है मेरी अभी 18-16 साल, 17, तो 17 साल के उस बच्चे को क्या करना चाहिए था 30 आते आते? आप बताओ मुझे इसके बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, इसको हमें एक दूसरे एंगल से भी समझना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है कि देश की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा खर्चा तो देश बहुत कर रहा है, बजट बहुत बड़ा होता है हमारा, लेकिन जो रिसर्च की तरफ फंड जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अब होता क्या है कि आप जिस बच्चे की आपने एग्जाम्पल ली, उस बच्चे को पता है कि अगर वो रिसर्च करेगा उसमें उसको सरकार इतनी ज़्यादा सपोर्ट या उसका जो खर्चा है वो उठा नहीं पाएगी।
अगर वो रेडियोलॉजी, देखिए वो मेडिसिन से भी थोड़ा बाहर आ गया, रेडियोलॉजी में अगर उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसका उस टाइम टारगेट ही ये था कि मुझे कम से कम सस्टेन करने के लिए मिले, उस कारण वो उसी दिशा में चला गया। अब ये जो ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है जो देश के साथ, क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है, आज हम अमेरिका को देख रहे हैं, अमेरिका वर्ल्ड लीडर है हर चीज़ में। वो क्यों है? क्योंकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे रहा, उसने बनाया चीज़ें। जो चीज़ हम AI अगर हम आज देख रहे हैं, ये 2012-13 में मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी थी इजराइल और अमेरिकन आर्मी के लिए, वो यूज़ कर रहे थे वो आज से 10 साल पहले। तो अब जब वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल वो ख़त्म होने को आ गई कि भाई चलो ठीक है अब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया कि भाई चलो थर्ड वर्ल्ड को हम बेच देते हैं। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि जो इस तरीके के लोग हैं, जो टॉपर है, जिसका साइंस में इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, जो साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकता है, वो बिल्कुल सही बात आपने बोली, वो रिसर्च कर सकता है। और ये भी आपने बहुत अच्छे से बोला कि एक्चुअली में जो बीटेक है वो IIT से ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर्स के साथ लेके, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं। बेटर ये है कि आप इंजीनियरिंग, देखिए नॉर्मल चीज़ है, 11वीं 12वीं जैसी चीज़ है ऑलमोस्ट, आपने भी की है। जी, तो ऑलमोस्ट इतना कुछ सीरियस चीज़ नहीं है। नॉर्मल जो BE किया हुआ ही एक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ा लेता है दूसरे बच्चे को। टीचर्स हाँ होता है, मैंने कॉलेजेस में देखा, कॉलेजेस में जनरली ट्यूटरशिप होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब टीचर भी BE होता है, उसका भी डिग्री वही होता है, लेकिन वो पढ़ाता है। तो इस तरीके से होता है, एक्सपीरियंस टीचर भी मिल जाते हैं। लेकिन जो IIT है, सरकार को एक अच्छा अमाउंट जो है, अच्छा जो बजट का पार्ट है, वो रिसर्च की तरफ रखना चाहिए। इन्होंने जो मोदी काल में हमने देखा कि इन्होंने स्पेस के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा किया। जितेंद्र सिंह जी जो थे हमारे उधमपुर कठुआ के जो MP हैं, वो रिजल्ट भी मिला, वो उसमें बिल्कुल रिजल्ट मिला, काम हुआ। लेकिन अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, जो AI का काम हो रहा है, या जो एनवायरनमेंट के ऊपर हमें हेल्प करेगी, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। आपको देखिए क्या होता है कि जैसे फ़ोन है, ये जो हमारे पास ये फ़ोन है मेरे हाथ में, इसमें जो मटेरियल लगा है ना, वो तो 500-700 रुपये का ही लगा है। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, कोई थोड़ा कॉपर लगा होगा, थोड़ा सा गोल्ड के ट्रेसेस लगे हैं, कोई प्लास्टिक लगा है, तो 1000 रुपये से भी कम का ये इसका प्राइस है। लेकिन चूंकि ये पता है कि कितनी मात्रा में कहाँ डालना है, डिजाइनिंग जो इसका पेटेंट है, बेसिकली पेटेंट जो है, जो टेक्नोलॉजी, जो इंटेलेक्ट है, उसका 99% ये कंपनी ले रही है। होते ही उसी के, क्योंकि उसी ये प्रेजेंट है, ये थोड़ा 10 साल पहले का पास। अकल बड़ी की बहस, हमारे भारत की संस्कृति में क्या सवाल होता है, अकल बड़ी की बहस। आज हमारे को पढ़ा दिया गया भैंस बड़ी है, अकल की वैल्यू नहीं करो। तो हमें आपका यही कहना है ना कि इंटेलेक्ट की तरफ हमने काम नहीं किया। बिल्कुल, हमने उस तरह पॉलिश, इंटेलेक्ट तो है, उसको पॉलिश करने में रेस नहीं लगाई। पॉलिसी फेलियर रहा है कहीं ना कहीं पुरानी सरकार। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी हार्वर्ड से ड्रॉपर को निकाला ना, बिल गेट्स वाज अ ड्रॉपर। और जितने भी, अच्छा आइंस्टाइन की बात कर लो, आई कैन प्रूव, जाइए हमारा ढूंढिए, आइंस्टाइन वाज डिनाइड एडमिशन इन पॉलिटेक्निक। हाँ, वो उसको थोड़ा वीक स्टूडेंट था वो स्टार्ट में। आइंस्टाइन को जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ग्लोब का है ना, उसके ड्रॉप आउट्स भी कामयाब हुए हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि वो, हम ये मानेंगे कि वो आज से 25 साल पुराना डीजल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कम है, लेकिन फिर भी इंजन है। आप तो कुछ और ही ला रहे हो जो हिल ही नहीं रहा। आप कह रहे हो कोचिंग सेंटर ला रहे हैं, साइंस सिखा रहा है। भाई जो लेवल पे आप साइंस सिखा रहे हो, मैथ सिखा रहे हो पूरे ग्लोब को, 11-12, वो एररफुल है, एररलेस नहीं है। जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल जाती है, एरर कम होना शुरू हो जाता है, एक्यूरेसी पे आते हैं। अब आपने किसके इंतजार करने, सीधे नीचे ले आओ ना एररलेस। आप वेट किसका कर रहे हो, कोई आप डेयर क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरा ये कहना है कि जो ये कोचिंग सेंटर्स का एक नया ट्रेंड आ गया कि स्कूलिंग को गालियाँ निकालो, स्कूलिंग को बुरा बोलो, स्कूलिंग को बुरा बोलो। आप एक स्टैम्पीड लेके जा रहे हो, कभी कोटा, कभी कचौनी में, कहीं किसी जगह, और आप रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की बजाय सेंट्रलाइज कर रहे हो। तभी मैंने कहा अगर आप एक वाइट पेपर लाए कि कोटा की वजह से कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा वहाँ पे, और इंडिया को क्या प्रॉफिट हुआ, एजुकेशन कैपिटल उसको नहीं बोल सकते ना हम। वहाँ से वेब सीरीज निकली, वहाँ पे एडोलेसेंट बच्चों की गलत रिलेशनशिप की चीज़ें बाहर निकली, वहाँ से गलत सुसाइड वर्ड, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड इन माय, काफ़ी ज़्यादा आया क्योंकि काफ़ी प्रेस पे रहा, स्ट्रेस बढ़ा, क्रिएटिविटी फेलियर हुआ, इमोशनल प्रॉब्लम्स आई।
तो बीइंग इन एजुकेशन मैं एक सोल्यूशन देख पा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करनी ज़रूरी है, कि आपका इंडियन स्कूलिंग सिस्टम खाली भारत का नहीं, एवरी कंट्री शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल एजुकेशन प्रोसेस। अगर हम धरती को देखते हैं कि लिवेबल रहना है, नहीं तो ये 800 करोड़ लोगों की अगर भीड़ बन गई ना, तो हमें बम मारने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे, ये एक दूसरे को मार काट के ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी आपने देखा, अभी आप देख रहे हैं स्टैम्पीड में लोग मर जाते हैं। एक ट्रेन का डिब्बा है, मैं देख रहा हूँ पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, डिब्बे का साइज़ जो है वो फुल है, और पढ़े लिखे लोग जिनके हाथ में बैग है, इसका मतलब जेब में 4 पैसे भी होंगे, वो धक्का मार रहे हैं कि अंदर घुस जाऊँ मैं। यहाँ से माइंडसेट समझ में आता है कि इन लोगों की जो बेसिक एजुकेशन हुई है, इनको तो सिखाया ही नहीं सिखा पाए हैं, और उनमें से मोस्टली बच्चे मैट्रिक पास होंगे, 10 साल स्कूल में गए होंगे, कम से कम 5 तो गए ही होंगे, तो 5 ईयर फेल्ड। द सेम वे अमेरिका में स्कूलिंग में किए हुए लोग गोलियां मार रहे हैं स्कूलों में जाके। तो इसके लिए एक नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, जो अमेरिका को भी चाहिए, फिनलैंड को भी चाहिए, और जो लोग इनके तारीफे करने वाले आ जाते हैं ना, उन लोगों को हाथ जोड़ने चाहिए, भैया जी थोड़ी देर साइड में बैठो। क्योंकि हार्वर्ड को अगर फंडिंग बंद की गई है बाय द पीपल, दोज हु आर कंसीडर्ड एज एडवांस पीपल, तो इसको सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह आज एक न्यूज़ चली थी रविश, डीयू का एक वो है छात्र नेता है ना, उसका नाम पता नहीं क्या था, मैंने सुबह ही सर्च किया था। उसको बोला जाता है जी ये वो है मटका मैन, बोलते हैं कि वो पानी के मटके वगैरह लगाए उसने बच्चों को पानी पिलाने के लिए। तो अच्छा लगा, मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है, अगर वो मटका मैन है तो वो ठीक काम कर रहा है। उसने क्या किया, एक मैम थे, मैम ने उसको बोला, एक अपनी क्लास में प्रिंसिपल का वो चल रहा है ना कि जिन्होंने वो गोबर लगा दिया कि गोबर से मौसम ठंडा होता है, तो उन्होंने एक काम किया। तो ये भाई साहब आगे कि स्टूडेंट क्यों करेंगे ऐसा, उनके उधर गोबर मारना शुरू कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं उससे बात करता हूँ, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसका नाम है रौनक इसको बोलते हैं, इसका नाम रौनक है। तो मैंने उसको का कहना है, अब हमारा आगमन था, हमारा पेज हम बात करेंगे। उन मैम का ये कहना था कि आप कह रहे हो जी हमें बाबा आदम के ज़माने, आप अपनी टेक्नोलॉजी, वो भी एक टेक्नोलॉजी है सीमेंट कंक्रीट की, एसी लगाने की, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आप इसको कैसे कहते हो जी हमारे छात्र ने? तो बिकॉज यू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनीबॉडी। हम कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं एज ए पर्सन, हम बीजेपी के साथ भी काम कर रहे हैं, हम हर उस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जो पार्टी ट्रुथ के साथ चलती है। कांग्रेस होने का मतलब नहीं ना हो गया कि आप जिस लैंड पे खड़े हो सच को झूठ, झूठ को सच बोलोगे। अमेरिका की टेक्नोलॉजी है 150 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी। गोबर के ऊपर आपने कौन सा, मिट्टी से तो आज भी आप करते हो साउंड प्रूफिंग एंड हीट रेजिस्टेंस। आज भी हमने हीट रेजिस्टेंस, अगर हमने बोर्ड्स लगाने हैं, दे आर मेड ऑफ मड। अगर एक प्रिंसिपल ने एक एग्जाम्पल दी, तू जाके वहाँ पे पत्थर वो मार रहा है, तू तो नेता बन गया ना, तो स्टूडेंट लीडर था ही नहीं। तो अगर स्टूडेंट लीडर होता तो तुझे वहाँ जाना है, कहना मैम आपने अच्छा काम किया, ये तो हमारी लर्निंग है, आप बात बताएं, हम चाहते हैं हम सेमिनार करें। खुद तू मटके में पानी ठंडा करके बेच रहा है, या सॉरी तूने मटके में पानी बेचा और तू लीडर बन गया कि तू सिंपैथेटिक है। तो सेम फिलॉसफी वो दीवार पे लगा रहे थे, क्योंकि रेत और सीमेंट बड़े अच्छे इंसुलेटर नहीं है ना, ब्रिक्स तो मड इंसुलेटर है। तो खुद तू मटका पानी बना रहा है कि मड से पानी ठंडा हो रहा है। तो अगर क्लास के बीच में लगाई जा रही थी वॉल, तो तू उसको भारत की सभ्यता से जोड़ के प्राउड फील कर। तू कह रहा था जी मैं बाबा आदम के ज़माने में लेके जा रहे हैं, मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि टेक्नोलॉजी कहीं अमेरिका से टेक्नोलॉजी आ रही है, करें बहुत बढ़िया है। अगर ये टेक्नोलॉजी अमेरिका यहाँ से अडॉप्ट कर ले, उसको भेजना पड़ेगा मुझे लगता है IIM अहमदाबाद में, वहाँ पे अभी भी हॉस्टलों में ना पखे मैनेज करने की बजाय टेक्नोलॉजी से हेल्प करके वेंटिलेशन की गई है। एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए मैडम सॉरी बोल रही है और टॉयलेट्स की बात कर रहा है। भाई साहब आपको ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, आप अपनी पढ़ाई करो पहले आराम से बैठ के। और तभी मैंने कहा था कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ये स्टूडेंट लाइफ में होनी नहीं चाहिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो ना यूनिवर्सिटी लेवल में, यू कैन ओनली वोट बट यू कैन नॉट हैव एनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन द कैंपस, नाइदर ऑफ द। ये सारी शुरुआत टीचरों ने की, प्रोफेसरों ने अपने आप को पॉलिटिकली लाइन किया,
और स्टूडेंट्स ने पकड़ना शुरू कर दिया। अगर आप मैं टीचर हूँ, मुझे भी पॉलिटिकल कोई अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई प्रोफेसर है उसकी भी वो इन्फ्लुएंस करेगा ना थॉट प्रोसेस को, तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा ग्रास रूट लेवल पे, वहाँ कैसे आप कोई चीज़ ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना आप। तो मेरा ये कहना है कि जो स्कूलिंग ओवरऑल है उसको ठीक करने के स्टेप बाय स्टेप है। एक तो उसको जोड़ो आपस में, उसका पूरा ट्रेजेक्ट्री चेक करो, एंड गोल क्या लेना है वो चेक करो। हमें ऐसे ग्लोबल लीडर्स चाहिए जो अमेरिका में पैदा हो तो भारत का सोचें, भारत में पैदा हो तो चाइना का सोचें, चाइना में पैदा हो तो भारत का सोचें, पूरे ग्लोब की ह्यूमैनिटी का सोचें। और जो लीडर अभी तक ऐसे नहीं आए हैं पहली फेज में, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें उनको हैंडल करना है। बट 50 साल के बाद जो ऐसे लीडर होना ना, 20 आज हम ऐसे लीडर बनेंगे तो हम मार ही देंगे आके कि ये तो सॉफ्ट आदमी है। लेकिन अगर 50 साल के बाद ही हमें गन से कंट्रोल करना है ग्लोब को, तो इसका मतलब हमने नहीं पढ़ाई की। हम सिविलाइज सोसाइटी भी है, हमें कंट्रोल करना है कि अगर हमें गन की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ और समझनी है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में शायद फरेशियस लोग पैदा होते हैं, ओवर इंडल्जिंग लोग। ओवर इंडल्जिंग होता है कि वो एक खाना फुल्का खाता है, भूख लगी होती है, लेकिन वो क्या करता है, वो 10 खाता है, ओवर इंडल्ज करता है ना। उसको अगर शराब ही नहीं अच्छी लगती, ओवर इंडल्ज करता है। तो ये बेसिक बिहेवियर होता है। हम उसके साथ ट्रीटमेंट करके अगर सोसाइटी एज ए होल एक आदमी ऐसा हो इंडल्जिंग, 10 नॉन इंडल्जिंग हो, तो वो उसको अपने साथ चला लेते हैं। शायद इसी वजह से जिनको हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, पीर्स बोलते हैं या गॉड्स मैन बोलते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं भाई, दे लीड बाय एग्जाम्पल। लेकिन आज के सिनेरियो में जो हमने हालात देख रहे हैं, हमें मन कर रहा है कि एजुकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि पूरे ग्लोब का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से निकलना है। और अगर वो कॉम्पिटिटिव के माइंड से निकल रहा है और सरकार पावरफुल है, आम लोग पावरफुल है, वो साइलेंट बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जगाने की ज़रूरत है कि आप किसी भी चीज़ पे साइलेंट रहो। लेकिन जब एजुकेशन और स्कूलिंग में चीज़ें बिखर रही हैं, पहले तो मैं इसके हक़ में हूँ कि प्राइवेट एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, अगर कोई अपने रिसोर्सेज से एक्स्ट्रा लेना चाहता है तो वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ले सके ना एक्स्ट्रा, वो फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे सके। ट्रेनिंग कैन नॉट बी ऑफ 2 टाइप्स कि एक को एक्स्ट्रा पढ़ा दो, पेपर टफ करा दो, और एक को एक्सेस ही ना दो। तो अगर कोई लद्दाख के या जम्मू के किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा है जिसके पास प्राइवेट एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी पेपर डिज़ाइन होना चाहिए विद फॉर हिम, और उसके लिए भी पेपर डिज़ाइन होना चाहिए जिसको एक्सेस है। लेकिन उसमें टैलेंट बाहर नहीं ना आएगा। तभी मैंने कहा कि जो ये मैस बन गई ना, सोल्यूशन इसका यही है कि IIT खुद आगे आए कि भैया आप मेरे नाम पे 50, 25, 20 लाख लोगों को लाइन में लगा रहे हो। मेडिकल कॉलेज आगे आए कि आप हमारे नाम पे 25 लाख लोगों को कमा रहे हो, हम ये 25 लाख लोगों में से हमने 1.25 लाख आदमी ढूंढने हैं, हमें नर्सिस भी चाहिए, हमें पैरामेडिकल भी चाहिए, पूरा हमें शायद पूरे हमें साल के 25 लाख लोग चाहिए, नहीं सारे ले लें तो मेरे ख्याल में। और अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो हमें सारी इंडस्ट्री को मिला के शायद 10 लाख से ज़्यादा लोग चाहिए हो। नहीं, जब हम उनमें कैटेगराइज करें ITIs, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग बीटेक्स एंड रिसर्च इंजीनियर्स जो MS या MTech करके प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, तो वो जो हायरार्की है ना, लैडर है, वो पूरी तैयार हो जाएगी मेरे ख्याल में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस शुड बी दी प्रोसेस। और अगर ये प्रोसेस नहीं आया तो जब ये प्रोसेस आएगा तब तक बहुत प्रीशियस ह्यूमन लाइफ्स ख़राब हो चुकी होंगी, और इतने लेवल पे ख़राब हो चुकी होंगी कि शायद एग्जिस्टिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया हो। एग्जिस्टिंग सिस्टम उतना बुरा नहीं है जितने बुरे तरीके से इसको ट्रीट किया जा रहा है। तो कई चीज़ें मैंने देखी कि जब स्टार्ट होती हैं उनकी आउटलुक कुछ और होती है, जैसे जैसे उनको छोड़ा जाता है तो वो नया वर्जन बन जाती है। तो जब कभी कोचिंग कोटा में स्टार्ट की होगी किसी सिंपल से बंसल साहब ने, उन्होंने सोचा होगा, उनकी टांगें खराब थी, उन्होंने कहा चल मैं बच्चों को अच्छा मैथ सिखाता हूँ। तो IIT अपने हिसाब से खुद पेपर ले रही थी, उसमें थ्योरी पेपर होता था, पता है IIT का जो पेपर था, आपको जानना ज़रूरी है, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते थे और उनको चेक किया जाता था 1 to 1 किसका माइंडसेट कैसा है, क्या ये साइंटिफिक टेम्पर है, नहीं है। MCQ नहीं होता था। और जैसे भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि IIT को बना दिया गया टैबू, सब लोग लुई विटॉन पहनना चाहते हैं, तो जो ये परसेप्शन है ना, ये गलत नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन ये परसेप्शन एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। ये परसेप्शन जुड़ी होनी चाहिए नॉलेज लेने के साथ। आज IIT इस तरीके से फ्लड की गई है, फिर उसमें पॉलिटिक्स
कि इसमें हैव्स एंड हैव नॉट्स को भी इंटरटेन करो, वो भी डिबेट चली। फिर जब स्मृति ईरानी हमारी एजुकेशन मंत्री थी, उन्होंने बोला था कि कितने लोगों ने फर्स्ट सेकंड ईयर में कोर्स छोड़ दिया, कितने लोगों ने, इन हंड्रेड्स, और आज कंप्लीट करने के बाद वो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं जिस फील्ड में उन्होंने कर्फ्यू किया। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि अगर अमेरिका जैसा देश भी एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए काम कर रहा है, कि उसने फंडिंग बंद कर दी एक यूनिवर्सिटी की, है ना, एक इंडिकेशन। चाइना ने कोचिंग बंद कर दी और दे आर सीरियस कि हमने कुछ नया करना है। तो भारत एनईपी तो ले आया, लेकिन उसका प्रोसेस लाने में जो देरी कर रहा है भारत, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किनको पीस किया जा रहा है कि भारत अपने आईआईटी और नीट के 2 एग्जाम्स को इमीडिएटली रिव्यू करे, और जो हमारे 35 लाख बच्चे एडोलिसेंट एज के रडरलेस घूम रहे हैं उनको डायरेक्शन दे। और अगर ये किया गया तो हम एक बहुत बड़ी सर्विस जो है नॉट ओनली टू कंट्री बट टू ग्लोब करेंगे। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन दिया। रवि शेख तो हमने ये कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि आईआईटी जो है वो बीटेक कोर्सेज़ की बजाय सीधे एडवांस कोर्सेज़ पे ले जाए, जब बच्चा कम से कम इतना मैच्योर हो चुका हो। क्योंकि आज हर बच्चा एडवर्टीजमेंट्स की वजह से आईआईटी नीट वो और कुछ देख ही नहीं रहा, उसको बीटेक नहीं पता, बीई नहीं पता कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर टेक्नोलॉजी मैंने करना है, मैंने आईआईटी करना है। भाई आईआईटी कल को कोई बोले मैं सिर्फ स्मार्ट स्कूल जाना है, भाई करना क्या जाके वहाँ पे, 5th पढ़नी है 8th पढ़नी, वो नहीं पता। तो आप ये बताओ जी, मैंने जी ट्रेन में चढ़ना है, जाना किधर है, वो पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके बारे में बात करूँ, एक तेरे साथ बिठाऊँ। हमने डिस्कशन किया, हमने अपने मन की बात ओपन की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मौका दे रही है। मन शांत हुआ कि हमने जो ऑब्ज़र्व किया था कि एक तो आईआईटी का जो हमने आपसे बात की, दूसरा हमने कहा था कि जो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, तीसरा हमने कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था परसेप्शन बिल्डिंग के लिए। जैसे किसी ज़माने में देसी गाय के घी को बोला फैट है, तो उन्होंने बेचना था रिफाइंड ऑयल, और वो आना था बाहर की शिपिंग कंपनियों से। इसी तरह एजुकेशन के बारे में, स्कूल ख़राब है तो गवर्नमेंट के 14,90,000 स्कूलों में से तो आपने पॉपुलेशन शिफ्ट कर दी प्राइवेट स्कूलों में। अब प्राइवेट से आप चाहते हैं वो पहुंच जाएं आपके 4x4 के कमरे में, और फिर आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के IPOs लाएं फॉर बिकें। अभी कंक्लूजन में मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो पेरेंट के नोटिस में होनी चाहिए। अभी कोचिंग सेंटर है एक दिव्य कीर्ति का, मुझे लगता है उसके पास कोई भी मेरिट होगा कि वो 2,000-2,500 की कंपनी उसने क्रिएट की। अभी सुनने में आ रहा है कि जो PW है वो दिव्य कीर्ति के उसको खरीद, जैसे बायजूस खरीद रहा था ना। और मुझे इन लोगों को देख के ये हैरानगी होती है, मैंने इसको चैट इससे किया तो उन्होंने बोला कि SEO होता है कोई ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, फिर उसने 3 चीज़ें मुझे बताई इन लोगों के बारे में कि भाई ये क्या कर रहे हैं। फिर ये पता लगा कि इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि ये एक परसेप्शन बना देते हैं। तो आते ही इसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, वो ये थी कि एक जो 11th-12th को पढ़ाती है कंपनी, उसका रेवेन्यू जो है 1800 करोड़ का है, और फिर ये बता रही है उसको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, अब वो इतनी फंडिंग उठा रहा है, ये 25 में लाना चाहती हैं अपनी IPO। तो ये एजुकेशन की लर्निंग को कमर्शियली ओपन नहीं कर बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो है ही, हो रहा है और हम कह रहे हैं कि एजुकेशन ग्लोबली नॉन कमर्शियल होनी चाहिए। बिल्कुल। और सोसाइटी कह रही है कि नहीं जी स्कूल की फीस बढ़ गई है, रणवीर हायर सेकेंडरी में 500 रुपये क्यों लिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है। और खुद एक किसान अपना खेत बेच के इनके पास जा रहा है। तो इनको तो रोकने का कोई तरीका नहीं ना। उस ट्रेन में डब्बे की तरह, जैसे लोगों ने जाना था कहीं पे, उनको एक्साइज किया गया, आप नहीं पहुंचे तो आप रहे ही नहीं, लोग धक्का पे धक्का लगा, और जो वाइज लोग थे वो कुछ कर नहीं रहे थे। तो अपना कर्म करना है। फिर मैंने इनसे और बात की, लिखा क्या है सर, वैल्यूएशन ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइनिंग, एडटेक मार्केटिंग वॉलेटिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। ये कह रहा है कि 30% रिटर्न के चांसेस हैं। अगर ये चीज़ें हम एजुकेशन में बच्चे को देने के टाइम पे कोई गवर्नमेंट गलती से बोल दे, मुझे गवर्नमेंट गिरी जाएगी। बिल्कुल। और ये लोग ओपनली बोल रहे हैं कि हम आए ही पैसे कमाने हैं,
हमें नहीं फर्क पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, हमने उसको एंगेज कर लेना है, आपको सपने बेच देने हैं, फिर आप जाओ बाढ़ में, और फिर हमने एक दिन अपनी कंपनी बंद करके दुबई चले जाना है बायजूस की तरह, और लोग भीड़ में आते रहेंगे जाते रहेंगे। जैसे किसी ने किसी ज़माने में डालडा घी बेचा, लोग बीमार हुए ख़राब हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने कोई कमर्शियल का आइडेंटिटी बेची। स्कूल आज भी कंट्रोलेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आज भी भारत समझ जाता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है ना प्राइमरी मिडिल का, ये बड़ा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पिछले 70 सालों की मेहनत हुई है। इसको बेटर बनाने के लिए हमें किसी स्मार्ट क्लास को लाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस को लाने की ज़रूरत है। हर प्राइमरी स्कूल मिडिल से जुड़े, हर मिडिल हाई से जुड़े, हर हायर सेकेंडरी से, हर हायर सेकेंडरी कॉलेज से, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े। इसी तरह टेक्नोलॉजी का भी इंटरफेस हो, इसी तरह पैरामेडिकल का जुड़ा हुआ जुगाड़ हो। सारे बच्चे अपने अपने जोग्राफिकल एरियाज़ में रहें और बड़ा ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं आए, और इंस्टीट्यूट्स जो हों हमारे इस तरीके से स्प्रेड हों, ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है, ये ईस्ट का, ये वेस्ट का है, इस तरीके से स्प्रेड किए गए हों जिनके अंदर की जो आने वाली पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी इन्वेस्ट हो। प्रेजेंट की हालत तो ये लग रही है कि पॉपुलेशन स्कूलों से बाहर चली गई है, कंजस्ट हो चुकी है, और उसका ज़्यादा नुकसान ये है कि जो भारत का डीएनए है ना रिसर्च वाला, वो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। आज एक सिंपल घर में पैदा हुआ इंसान भारत की सभ्यता के साथ चलने वाला, विदाउट एनी पॉलिटिकल गिमिक्स, इज रूलिंग द कंट्री, नहीं बोलूँगा सर्विंग द कंट्री फॉर 15 ईयर्स। इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि क्यों मोदी जी कंटिन्यूसली इतनी अपोजिशन के बाद भी जीत पाए, कन्विंस कर पाए, बिकॉज ही इज़ बेस्ड अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ भारत सर्विस। जो मर्जी कोई कहे, जो मर्जी कोई कहता है, सच हमेशा सामने आता है। और कांग्रेस जैसी जमात जिसने ग्रास रूट लेवल पे सबसे ज़्यादा जिसकी बूथ कनेक्टिविटी थी, उसके रूट्स क्यों हिले? बिकॉज वो भारत में अपने रूट्स नहीं देख पा रहे थे। जबकि कांग्रेस का जो अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें, पंचायती राज का बेहतरीन मॉडल है, वर्ल्ड में ऐसा मॉडल नहीं होगा जस्टिस देने का। जो पंचायती राज है वो तो राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एग्जीक्यूट किसने किया? मोदी सरकार ने। क्यों किया? बिकॉज दे बिलीव इन द मॉडल। इसी तरह अगर गोबर लगाया गया क्लास में, अगर बिलीव करेंगे नहीं यार ये कंट्रोल होता है, तो भारत की और भी टेक्नोलॉजी आगे जाएगी और वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी आगे जाएगी। लेकिन जब उसमें पॉलिटिक्स आ जाएगी तो नहीं होगा। तो कोचिंग सेंटर जो है वो बहुत पैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अगर भारत की सरकार ने इसका ध्यान नहीं दिया, ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, और बहुत लॉस हो चुका है, बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी हमारा हो चुका है। हमें ऐसे डॉक्टर मिले, अगर ऑल इंडिया रैंक 1 एक सिंपल रेडियोलॉजिस्ट बन के खुश हो रहा है ना, तो ये उसकी खुशी नहीं है, ये लॉस है। ऐसे अगर हम केस स्टडी हमें करने का मौका मिले, हम देखें कि जिन्होंने आईआईटी टॉप किया उनमें से कितने लोग जो हैं टेक्नोलॉजी में परस्यू कर रहे हैं, कितने लोग वापस कंट्री में आए हैं। मैं कहता हूँ अमेरिका में ही रहे, बट अगर वो ग्लोबली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एग्जिस्टेंस। अल्टीमेटली हमें खुशी होगी कि भारत में पैदा हुए थे। जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं हमारे, वो पैदा कहीं हुए, कंट्रीब्यूट पूरे वर्ल्ड में किया। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि मैं हम लोग, हमारा विजन है कि पूरी दुनिया ठीक हो, पहले हमारा देश बेटर बने हमारे से, फिर पूरी दुनिया ठीक हो। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने आज चर्चा की और हमने एक्सप्लोर किया। अब मेरा सोचना है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ ऐसे इंटरेक्शंस लाएंगे जिसमें हम जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं ना उनको डिकोड करेंगे। जैसे हमने कहा कि एक कोचिंग सेंटर ने एक वीडियो बनाया जिसका मकसद ये था कि स्कूल ख़राब है, आप कोचिंग की तरफ आओ। दूसरा, एक कमज़ोर बंदे की स्टोरी लानी, उसको ग्लैमराइज करना और हज़ारों बच्चों को कहना कि आप अपने कोर्सेज छोड़ो, आप 5-5 साल ड्रॉप करते रहो टू बिकम अ डॉक्टर, और फिर उस डॉक्टर को कहना कि तू डॉक्टरी छोड़, तू बैटिंग ऐप पे चला जा। तो ये ज़रूरी है, जिनको लोगों को नॉलेज है कि हम लोग इसके बारे में बात करें, हमने की, और उम्मीद है इन बातों से आपको कोई बेनिफिट होगा। कोशिश करेंगे हम और प्रिसाइज होकर बात करें और ज़्यादा एक्यूरेट होकर बात करें। लेकिन सच ये है कि जितना हम लोग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जितना सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उतना तो उतना हमें ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होता है। तो मन करता है कि सब कुछ खोल के ले आओ, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीख रहे हैं कि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शायद हमें भगवान ने चुना है तभी हम बात कर पा रहे हैं, आपको भी चुना होगा, आप भी बात करें, और अल्टीमेटली हम कहाँ ले जाएं? एक इंटीग्रेटेड
सेट अप फॉर डिलीवरिंग एजुकेशन एंड स्कूलिंग। जैसे आईसीस के बगैर कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनता, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसी तरह जब तक इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्रोसेस नहीं बनाएंगे तब तक स्कूलिंग जो है, एजुकेशन जो है, नहीं बनेगी। तो कोशिश करेंगे, हम लोगों ने एक प्रयास किया है, मैंने पर्सनली किया और शायद मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, वो अचीव भी मैं कर पाऊँगा। कब इम्प्लीमेंट होगा पूरे सिस्टम में वो नहीं मैं कह सकता, बट ये ज़रूर है कि मैं उसको डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ एक अपने सिस्टम के अंदर, जिसके रिज़ल्ट्स बार बार मुझे मिलते हैं, बेटर मिलते हैं, और मैं लॉसेस मिनिमम कर पाता हूँ। भीड़ कम है क्योंकि हम उसको मैनेज इस तरह कर रहे हैं कि हमारे एक सेंटर पे, एक इंस्टीट्यूशन में भीड़ ना हो। ये मॉडल मल्टीपल जगह पे एग्जीक्यूट किया जाए, 14,90,000 स्कूलों में एग्जीक्यूट किया जाए, तो पूरे भारत में उसका फ़ायदा हो। मैं तो कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर फंडिंग नहीं बंद करनी पड़ेगी, फिर डिबेट्स होंगी, डिस्कशन होगी, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, और हर आदमी अपनी कंट्री को प्यार करने के साथ साथ ग्लोब को प्यार करेगा, और पॉलिटिक्स आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट लेगी, और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और ऐसी पॉलिटिक्स होगी जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगी, जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाली होगी, मैनकाइंड को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली होगी, और सफरिंग को कम करने वाली होगी। इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट मिलते हैं सत्संग में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।